से पर जो आपका सीबीएसई ने भेजा, सीबीएसई ने निकाला है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग देख रहे हैं जो क्वेश्चन है मैक्सिमम मार्क्स आपका 80 मार्क्स कैरी करता है, ठीक है, और टाइम आपको 3 आवर जो कि दिया जो जनरल है ही आपका। ये जो क्वेश्चन है इसमें टोटल 39 क्वेश्चन है, तो 5 सेक्शंस में आपका बटे हुए हैं। सेक्शन ए जो है इसमें 20 मार्क्स कैरी करता है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ऑप्शनल क्वेश्चन है, मतलब 4 ऑप्शन रहेंगे उसमें 1 मार्क जो रहेगा किसी सही का होगा आंसर। और जो बी है उसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, जो कि 2 मार्क्स ईच कैरी करता है, और जिसको आपको 30 to 50 वर्ड्स में लिखना है, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है। सेक्शन सी है आपका शॉर्ट आंसर, इसमें ये 3 मार्क्स ईच कैरी कर रहा है, जिसको आपको 50 to 80 वर्ड्स में लिखना है। और सेक्शन डी आपका 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसको 80 to 120 वर्ड्स के आसपास में लिखना है, जो 5 मार्क्स ईच कैरी करता है। और सेक्शन ई जो है सोर्स बेस्ड है या फिर केस बेस्ड है, आप जो डेली लाइफ में देखते हो आपके साथ या कुछ कुछ केसेस है वो आप देखते हो, 4 मार्क ईच कैरी करता है। और इसमें सब पार्ट है और करके कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, तो वो सॉल्व करना है। ईच ये 4 मार्क्स कैरी करता है, तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो टोटल 80 होता है। चलिए हम लोग सेक्शन ए से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, द येलो कलर ऑफ टर्मरिक चेंजेस टू रेड ऑन एडिशन ऑफ सोप सॉल्यूशन। तो हम लोग जानते हैं कि सोप सॉल्यूशन क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक होता है। सोप सॉल्यूशन क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक होता है। बेसिक मतलब OH ग्रुप का प्रेजेंस, ये बेस है आपका, स्ट्रॉन्ग बेस है। बेस मतलब OH ग्रुप का प्रेजेंस क्या होता है आपका, बेस बनाता है किसी को। तो और जो आपका टर्मरिक है, वो टर्मरिक क्या है आपका, बेस इंडिकेटर होता है। तो बेस इंडिकेटर होता है, वो क्या करेगा आपका जो टर्मरिक है उसको रेड कलर कर देगा, रेड कलर में कन्वर्ट कर देगा बेस। तो इसमें व्हेन फिर आगे बोलते हैं व्हेन सब्सटेंस पी इज एडेड टू टर्मरिक देयर इज नो चेंज इन कलर। तो वहां चेंज इन कलर हो ही नहीं रहा है। तो अगर चेंज इन कलर नहीं हो रहा तो जो सब्सटेंस है वो कंफर्म है कि बेस नहीं हो रहा, हो सकता है वो बेस नहीं हो सकता, तो पी इज नॉट अ बेस, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एसिड कोई कलर चेंज नहीं हो सकता, सॉल्ट कोई कलर, न्यूट्रल सब्सटेंस भी कोई कलर नहीं। तो ये तीनों चारों ऑप्शन लग रहा है एक जैसा, लेकिन जो हम लोग का जो मेन ऑप्शन होगा वो कि बेस नहीं है, वो बेस नहीं, बेस के अलावा ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो जो परफेक्ट ऑप्शन आपका इसमें चूज करना है वो आपको पी इज नॉट अ बेस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, होता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर व्हाट हैपेंस एट द एनोड। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जब करते हैं कॉपर का, तो एनोड पे क्या होता है, तो एक चीज याद रखना, ये आपका लोन, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ये याद रखना, लोन, ठीक है। जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, ठीक है, जो हम लोग ये बनाते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो 2 सेल्स बनाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में आपका ऑक्सीडेशन होता है। अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पर देखें इस इलेक्ट्रोलाइसिस में देखें तो ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कोई अगर मेटल है, कोई मेटल है, मेटल क्या करेगा, मेटल अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, N+। अब जितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो n का वैल्यू 1 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा, प्लस n इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना। तो ये होता है आपका ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब न्यूट्रल मेटल एटम जो है आपका आयंस में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन, तो कॉपर आयंस लूजेस इलेक्ट्रॉन, नहीं, न्यूट्रल कॉपर एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन टू बिकम आयन, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। जैसे पहला ऑप्शन क्या है, कॉपर आयन गेन इलेक्ट्रॉन, गेन तो कर नहीं सक रहा। न्यूट्रल कॉपर एटम गेन इलेक्ट्रॉन, नहीं। फिर कॉपर आयन लूज इलेक्ट्रॉन टू बिकम न्यूट्रल एटम। अब कॉपर आयन लूज इलेक्ट्रॉन टू बिकम न्यूट्रल, नहीं, न्यूट्रल तो हो नहीं रहा है, लूज तो कर रहा है लेकिन न्यूट्रल नहीं हो रहा है। न्यूट्रल कॉपर एटम लूज इलेक्ट्रॉन टू बिकम आयन, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी, ये हो गया आपका परफेक्ट ऑप्शन। फिर अगर हम लोग आगे बढ़े थर्ड नंबर में, तो थर्ड नंबर आप देख रहे हो इसमें कुछ रिएक्शंस है, बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें बोल रहा है। तो पहला अगर हम लोग देखेंगे तो पहला जो ऑप्शन है, पहले हम लोग एंडोथर्मिक मतलब क्या होता है, एनर्जी आप दे रहे हो, एनर्जी आप रिएक्शन होने के लिए आपको एनर्जी बाहर से लगाना पड़ रहा है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एनर्जी जब आपका रिएक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज होता है। तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में तो कोई दिक्कत नहीं है,
एंडोथर्मिक, यहाँ पर देखेंगे सनलाइट क्या हो रहा है, बाहर से लेना पड़ रहा है, ये फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल है। बाहर से सनलाइट ले रहे हैं, मतलब हीट जो है आपका, हीट जो है बाहर से ले रहे हैं, डालना पड़ रहा है। तो हीट बाहर से हम लोग जब इनपुट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है आपका, ये एंडोथर्मिक का एक एग्जांपल हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन अगर देखें तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को शो कर रहा है। यहाँ पर सॉल्ट फॉर्मेशन हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो कर रहा है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ध्यान रखना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमेशा और हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। तो ये एक्सो हो गया, पहला इंडो था, दूसरा एक्सो हो गया। थर्ड अगर देखेंगे हम लोग, ये आपका रेस्पिरेशन को शो कर रहा है। ये आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, एटीपी और साथ में साथ हीट निकलता है। तो हीट रिलीज हो रहा है यहाँ पर, इस रिएक्शन में हीट, वो पूरा लिखा हुआ है, हीट रिलीज होता है, एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। फिर ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसमें अगर देखेंगे तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, 373 केल्विन इतना हीट देना पड़ता है, तब जाकर के कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये जाकर के बनता है। तो हीट इसमें क्या कर रहा है, देना पड़ रहा है। तो ये हो गया आपका एंडोथर्मिक। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन कौन सा एंडोथर्मिक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप पी और एस, तो पी एंड एस इज करेक्ट। फिर आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, Ashok has written the following reaction to show how metal can be obtained from their ores. अब सब में क्या करवा रहे हैं हम लोग, कार्बन से रिएक्शन करवा रहे हैं। अब कार्बन से रिएक्शन करने का मतलब क्या हो रहा है, हम लोग रिडक्शन करवा रहे हैं। क्या है, एक तरह का ये स्मेल्टिंग का, स्मेल्टिंग है ये प्रोसेस, क्या आपका एग्जांपल ऑफ स्मेल्टिंग है, जिसमें क्या करते हैं, रोस्टेड ओर को क्या करते हैं हम लोग, रोस्टेड ओर। रोस्टेड ओर क्या होता है आपका, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, जो ओर है उसमें ऑक्सीजन आ जाता है। वो ये जो रोस्टेड ओर को हम लोग कार्बन से रिडक्शन करवाते हैं। तो ये जो रोस्टेड और कार्बन से रिडक्शन, इसको स्मेल्टिंग बोलते हैं। ये जनरली हम लोग आयरन, जिंक, कॉपर, लेड ये सब का करवाते हैं जनरली। यहाँ पर अगर देखेंगे हम लोग, ये जो ऑप्शन है, सोडियम ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और सोडियम, ये नहीं हो सकता है। सोडियम को हम लोग एक्सट्रैक्ट इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से करते हैं। सोडियम का एक्सट्रैक्शन इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता है वहां पर। और दूसरा ये है कि कार्बन जो है सोडियम से कम रिएक्टिव है, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण कार्बन सोडियम को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, इसलिए बोल सकते हैं ये आपका रिएक्शन नहीं हो सकता है। बोल रहा आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट क्या होगा आपका, क्यू नंबर। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, आंसर ओनली बी। अगला जो है, द फॉलोइंग रिएक्शन आर कैरिड आउट इन ओपन वेसल। देखो ओपन वेसल, ये है आपका कुछ इस तरह से ओपन वेसल, और कभी भी ओपन वेसल में अगर रिएक्शन होगा, कभी भी ओपन वेसल में रिएक्शन होगा तो क्या होगा, जो गैसियस मॉलिक्यूल है, गैसियस मॉलिक्यूल वो हमेशा क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा, अगर उस रिएक्शन में गैस का जरूरत होगा, गैस का जरूरत होगा, कोई रिएक्शन है उसमें गैस का जरूरत, तो बाहर से हम लोग गैस को ले सकते हैं। एक में क्या, अगर ओपन वेसल तो गैस का एक्सचेंज आपको दिखेगा, या तो गैस लिया जाएगा या तो गैस निकाला जाएगा, बाहर छोड़ा जाएगा। ठीक है, तो इसमें गैस का एक्सचेंज आप देख सकते हो ओपन वेसल में। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पहला रिएक्शन है, फॉलोइंग रिएक्शन, सी कॉपर सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके आपका 2 मोल ऑफ कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पर जिंक सल्फेट बन रहा है और कॉपर सॉलिड बनकर बाहर निकल रहा है। और FeSO4 हीट करके क्या बन रहा है आपका, Fe2O3 बन रहा है, और SO2 बाहर निकल रहा है, और SO3 यहाँ पर रिलीज हो रहा है। ये दो चीज आपका रिलीज है। क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली शो इफ द वेट ऑफ रिएक्शन वेसल एंड कंटेंट इंक्रीजेस और रिमेन्स द सेम आफ्टर द रिएक्शन कंपेयर टू बिफोर द रिएक्शन। तो पहले केस में देखोगे, पहले केस में अगर हम लोग देखें, यहाँ वेट का बात कर रहा है कि वेट में क्या चेंजेस आ रहे हैं। पहले केस में देखें तो गैस क्या हो रहा है, बाहर से इंट्रोड्यूस हो रहा है। एक कॉपर सॉलिड था, गैस क्या हो रहा है, बाहर से इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो इसका जो वेट, जो प्रोडक्ट है उसका वेट में क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। क्या होगा आपका, इंक्रीजमेंट होगा, इंक्रीज इन वेट होगा फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में देखोगे तो दोनों जो है, दोनों का स्टेट सॉलिड या एक्वस, तो दोनों में गैसियस एक्सचेंज तो हो नहीं रहा है, मतलब गैस का इनपुट नहीं हो रहा है, गैस का आउटपुट नहीं हो रहा, कोई हीट उठ का रिलीज नहीं हो रहा, मतलब मास का कोई भी चेंज नहीं हो, वेट कुछ भी बदल ही नहीं रहा है। तो ये क्या होगा, रिमेन सेम हो जाएगा, ये रिमेन सेम हो जाएगा। तीसरे केस में देखेंगे तो जो आयरन सल्फेट है आपका,
वो आयरन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, जहाँ की ये जो सॉलिड है, बाकी दोनों क्या है आपका गैस है। तो ये जो गैस है दोनों क्या हो रहा है आपका बाहर में रिलीज कर जा रहा है, मतलब वेसल से इस तरह से बाहर निकल जा रहा है। तो वेसल से बाहर निकला, ये जो प्रोडक्ट है मेन प्रोडक्ट यही केवल बचेगा। अगर यही बचेगा तो वेट में हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर लॉस देखेंगे। तो यहाँ पर वेट क्या होगा आपका डिक्रीज हो जाएगा, वेट क्या होगा आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो ये तीनों ऑप्शन किस में बैठ रहा है वो देखिए आपका। फर्स्ट क्या है आपका इंक्रीज कर रहा था, इंक्रीज में देखिए दो है। सेकेंड है आपका क्या, सेकेंड कहता है रिमेन सेम, रिमेन सेम सेकेंड में देखिए इसमें डिक्रीज कर रहा है इसमें रिमेन सेम कर रहा है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, बोलता है अ सॉल्यूशन ऑफ बेस पीएच 12.1 इज गिवन। बेस का सॉल्यूशन क्या है 12.1। तो बेस हम लोग पता है एक स्केल होता है आपका, जीरो टू लेकर के 0 से 14 तक होता है एक स्केल, 0 to 14, 0 to 14 का स्केल होता है। इधर हम लोग बोलेंगे बढ़ेंगे तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, इधर हम लोग बढ़ेंगे तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो अगर 12.1 है तो मतलब बेस है, खतरनाक टाइप का बेस इसको हम लोग बोल सकते हैं 12.1 है तो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन टू डिक्रीज पीएच। अब डिक्रीज पीएच को डिक्रीज करने के लिए मतलब 14 से नीचे करने के लिए क्या होगा। अब ध्यान देखेंगे एड डिस्टिल वाटर, अगर डिस्टिल वाटर इसमें हम लोग पुट करेंगे तो ऑब्वियसली डिस्टिल वाटर पुट करने से क्या होगा, वहां पर डाइल्यूशन होगा, डाइल्यूशन होगा तो पीएच लेवल ऑब्वियसली घटेगा। एड अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट बेस, दूसरा कोई बेस लगा देंगे 8.7 का, तो 8.7 बेस लगाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा बेस 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 हम लोग, और बेस नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो एवरेज उसका निकालेंगे। एवरेज 12.1 है, 12.1, तो एवरेज निकालेंगे तो क्या होगा, ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू से थोड़ा सा कम है, तो एवरेज अगर निकालेंगे तो एवरेज में थोड़ा कम ही आएगा, कुछ ना कुछ तो लेस लेस आएगा है इससे, जो 12.1 उससे कम आएगा। तो इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं पीएच को घटा ही सकते हैं। पहले वाले से डाइल्यूशन से पीएच घट रहा है, यहाँ से पीएच घट रहा है आपका, क्योंकि ये लेस वैल्यू का आपका बेस है, तो एवरेज जो होगा वो कम हो जाएगा। फिर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड, एसिड डालने से न्यूट्रलाइजेशन होता ही होता है। तो किसी भी पीएच का अगर हम लोग एसिड डालेंगे तो वैल्यू क्या होगा, घटेगा ही घटेगा। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 1 mole of which of the following compound require 2 mole of hydrogen to form saturated hydrocarbon by catalytic हाइड्रोजिनेशन। अब कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन हम लोग करवा रहे हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन क्या कैसे होता है, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन मतलब H2 हम लोग क्या करवाते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को H2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन PDPT NiSO को, PDPT NiSO के प्रेजेंस में, किसी के प्रेजेंस में, कोई एक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हम लोग करवा देते हैं रिएक्शन। तो क्या हो जाता है आपका वहां पर एडिशन रिएक्शन होता है। तो क्या होता है एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन में क्या होता है एक डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, ब्रेक की एक डबल बॉन्ड ब्रेक होता है और दो सिंगल बॉन्ड आपका बनता है, दो सिंगल बॉन्ड अलग अलग आपका बनता है। ठीक है, एक डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, टू सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड, जिसको इसको क्या बोलते हैं लोग पाई बॉन्ड बोलते हैं, इसको सिग्मा, दो सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो आपको दिया गया है 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन 2H2 आपको दिया, मतलब टोटल क्या है आपके पास 4 हाइड्रोजन एटम्स है। कितने एटम 4, तो 4 हाइड्रोजन एटम आप देखोगे इसमें किस में आप लगा सकते हैं। तो ध्यान से देखो पहले केस में यहाँ पर देखेंगे एक डबल बॉन्ड टूटेगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर हम लोग अटैच करवा सकते हैं, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर एक डबल 2 हाइड्रोजन यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं। तो टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पर 4, तो इसमें तो आएगा 4 हाइड्रोजन है टोटल हमारे पास, 2 मोल मतलब एक मोल में कितना, मोल को अगर हम लोग डिनोट करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्म में डिनोट करेंगे तो हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में होता है, टोटल आपका 4 हाइड्रोजन, तो इसमें 4 हाइड्रोजन हो गया। इसमें देखेंगे एक बॉन्ड टूटेगा तो 2 हाइड्रोजन लगेगा। ठीक है, इसमें देखेंगे ये जो ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पर, तो सिंगल सैचुरेट करने के लिए 2 बॉन्ड हटाना पड़ेगा, एक बॉन्ड हटाएंगे तो 2 हाइड्रोजन, फिर दूसरा और बॉन्ड हटाएंगे तो और 2 हाइड्रोजन, तो टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 हो गया, तो 6, ये तो मैच नहीं कर रहा है आपका। ठीक है, तीसरा अगर हम लोग देखेंगे तो सैचुरेटेड हाइड्रोजन, ये फंक्शनल ग्रुप है, ध्यान देना ये फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन कार्बन के बीच का नहीं, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए सिंगल बॉन्ड होना चाहिए सैचुरेशन के, तो ये फंक्शनल ग्रुप, यहाँ हमारा तोड़ ताड़ नहीं करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं एक डबल बॉन्ड करें तोड़ेंगे तो क्या होगा आपका 2 हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, तो ये भी मैच नहीं कर रहा है, सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन यूटिलाइज हो रहा है, लेकिन हमको टोटल 4 हाइड्रोजन यूटिलाइज करना है। यहाँ पर देखेंगे तो एक बॉन्ड तोड़े तो 2 हाइड्रोजन, फिर यहाँ नीचे वाले एक बॉन्ड तोड़े तो 2 हाइड्रोजन, तो टोटल कितना हो गया 4 हाइड्रोजन, तो ये भी मैच कर रहा है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा P&S, मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, 8 पे देखते हैं।
8 क्या बोल रहा है, लुक एट द डायग्राम बिलो केयरफुली। अब नीचे डायग्राम को देखने के लिए, इस डायग्राम में क्या कह रहा है आपका कि प्लांट जो है ऑक्सीजन रिलीज करता है। प्लांट क्या करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करता है और वाटर भी रिलीज करता है। तो आइडेंटिफाई प्रोसेस, ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये जो जेड है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो एक्स, ध्यान से देखो, एक्स जब ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस। जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कब करता है, आपका रेस्पिरेशन में होता है। और क्या हो रहा है, आपका हाइड्रो वाटर रिलीज हो रहा है। वाटर रिलीज कब होता है, जब आप ये क्या बोल सकते हो, वाटर एज ए वेपर, आपका प्लांट रिलीज करता है वाटर एज ए वेपर, तो क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। तो जेड क्या प्रोसेस को शो कर रहा है, आपका ट्रांसपीरेशन। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी। उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 कहता है लाइम वाटर टर्न्स क्लाउडी इन द प्रेजेंस ऑफ गैस इज बाई प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। तो तो लाइम वाटर जो होता है क्लाउडी कब होता है, लाइम वाटर में आप क्या ऐड करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते हो, तो क्या हो जाता है, ये मिल्की व्हाइट कलर में चेंज हो, ये लाइम वाटर है, तो लाइम वाटर क्या हो जाता है आपका मिल्की व्हाइट में चेंज हो जाता है, COH वाटर, ठीक है, ये लाइम वाटर को मिल्की व्हाइट में चेंज होने लगता है, करते हैं तब। तो मतलब पूछ रहा है कि इन विच सेट ऑफ वाटर एक्सपेक्टेड टू बी क्लाउडियस्ट, कौन सबसे ज्यादा क्लाउडियस्ट होगा, मतलब किसमें सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। तो पहले केस में देख रहे हैं पी में, इसमें तो कोई प्लांट है ही नहीं, तो नो प्लांट, नो एनी लिविंग थिंग, मतलब नो रेस्पिरेशन, तो कुछ नहीं होने वाला यहाँ पर। इसमें प्लांट है, रेस्पिरेशन हो रहा है, लेकिन ये जो ग्लास टैंक को अगर ऊपर से हम लोग देखें, ग्लास टैंक को देखेंगे, ये खुला है, मतलब ऊपर से क्या हो रहा है आपका, फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है। मतलब यहाँ पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है रेस्पिरेशन के थ्रू, वो कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज्ड हो जा रहा है फॉर मेकिंग ऑफ फूड। तो मतलब लाइम वाटर, अगर कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा ज्यादा भी रिलीज हुआ तो थोड़ा मोड़ा क्लाउडी होगा, उतना ज्यादा नहीं, क्लाउडी होगा लेकिन थोड़ा मोड़ा। फिर आर में देखते हैं, ये जो क्या है आपका, ये जो टैंक उसको कोट कर दिया गया ब्लैक कलर से। अब ब्लैक कलर से इसको कोट कर दिया, मतलब सनलाइट तो आया ही नहीं, सनलाइट आया नहीं, तो ये क्या करेगा, प्लांट सिर्फ और सिर्फ रेस्पायर करेगा, रेस्पायर करेगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या देगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, मतलब सबसे ज्यादा क्लाउडियस्ट यही होगा। तो सेट आर विल बी योर करेक्ट आंसर। सेट एस में देख लेते, तो सेट एस में कोई प्लांट नहीं है, तो कोई रेस्पिरेशन नहीं, नो लिविंग थिंग, नो रेस्पिरेशन। फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 है, अ होमोजियस जाइगस डोमिनेंट गिनवा पिग। होमोजाइगस डोमिनेंट मतलब होमोजाइगस का मतलब पता है ना, एक जैसा, दोनों पार्ट या तो कैपिटल टी कैपिटल होगा, टी होगा, या स्मॉल टी होगा। ये क्या होता है, डोमिनेंट को शो करता है, या रिसेसिव को शो करता है। अब क्या बोल रहा है कि अ होमोजाइगस डोमिनेंट गिनवा पिग विथ ब्लैक फर इज क्रॉस्ड अ ब्लैक फर। चलो ब्लैक फर डोमिनेंट है तो कैपिटल बी से कर देते हैं हम लोग। क्रॉस्ड विथ होमोजाइगस जिनवा पिग ऑफ व्हाइट फर, क्या है, क्रॉस्ड विथ पिग विथ व्हाइट फर। तो ये अगर डोमिनेंट है तो ये, इसको हम लोग मान लेते हैं, जो व्हाइट फर वाला है उसको हम लोग मान लेते हैं क्या, स्मॉल बी, ये रिसेसिव होगा। ये व्हाइट फर वाला है, ये आपका ब्लैक फर वाला है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, द F1 जनरेशन इज क्रॉस विथ इट सेल्फ। F1 जनरेशन, अब इसका F1 जनरेशन हम लोग बना लेते हैं, ये तो ये क्या हो जाएगा आपका कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। फिर यहाँ से अगर देखेंगे, ये कैपिटल बी स्मॉल बी, ये इससे कराएंगे तो ठीक है। उसके बाद इसका हम लोग इससे कराते हैं, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी। फिर इसका हम लोग इससे कराएंगे, तो चारों केस में क्या आएगा, कैपिटल बी स्मॉल। सारे के सारे क्या हो गया आपका ब्लैक, सारे के सारे ब्लैक फर वाले जीन वापी हो गए, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, F1 जनरेशन को हम लोग क्रॉस करवा रहे हैं, F1 जनरेशन इट सेल्फ क्रॉस कर रहा है, तो ये हो गया आपका F1 जनरेशन। अब इट सेल्फ से क्रॉस कर रहा है तो F2 जनरेशन आपका रिलीज हो रहा है। तो F2 जनरेशन में हम लोग देखते हैं, कैपिटल बी इससे किया तो कैपिटल बी ब्लैक हुआ, ठीक है। ये किया इससे, तो कैपिटल बी स्मॉल बी, ये भी ब्लैक डोमिनेंट है तो ब्लैक ही बनेगा। फिर देखेंगे हम लोग, ये कैपिटल बी, ये स्मॉल बी से कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा आपका कैपिटल बी स्मॉल बी, ये भी ब्लैक हो रहा है, ठीक है। फिर इसका हम लोग देखेंगे इससे, तो क्या हो रहा है आपका स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी, तो क्या हो रहा है, ये व्हाइट फर का टोटल अगर हम लोग देखेंगे तो 1:3 फॉर्म में
रेशियो इसका हो गया, ठीक है, 1:3। मतलब आपका व्हाइट वाला है जो 1/4 पार्ट का है। अगर इसको हम लोग परसेंटेज निकालना है इसमें, तो हम लोग क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25। तो 25% जो जीनोआ पिग होगा, जो F2 जनरेशन होगा, वो किस तरह का होगा, आपका व्हाइट कलर का होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा A25। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, अ पर्सन एक्स सफर्स फ्रॉम कंडीशन दैट अफेक्ट्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के डिसफंक्शनिंग या अच्छा से फंक्शन नहीं कर, नॉर्मल फंक्शन नहीं कर, उसके कारण क्या हो सकता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है आपका, वो एक मास्टर ग्लैंड भी उसको बोलते हैं, क्योंकि वो अदर सारे ग्लैंड को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू डायरेक्ट अफेक्ट द एक्स कंडीशन। अब एक्स का कंडीशन सबसे ज्यादा कब खराब होगा, ये उसका कहना है। मतलब सबसे ज्यादा क्या हो सकता है, एक्स कंडीशन में क्या खराब हो सकता है, तो देखते हैं हम लोग। तो पहला है इनसफिशियंसी ऑफ आयोडीन। तो इनसफिशियंसी होगा, क्योंकि थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड, लेकिन उतना ज्यादा नहीं। आयोडीन को कौन कंट्रोल करता है, तो आपका थायरोक्सिन। आयोडीन के लिए क्या है आपका, थायरोक्सिन, जो थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है, ठीक है। ये दूसरा है आपका इरेगुलर हार्टबीट। तो हार्टबीट जो होता है आपका रेगुलेटेड होता है एडरलिन से, एडरनलिन से होता है, ठीक है। ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट नहीं करता है, एडरनल एडरनल ग्लैंड करता है। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज, तो उसका तीसरा क्या है, इनसफिशियंट ग्रोथ ऑफ बॉडी है तीसरा। इनसफिशियंट ग्रोथ ऑफ बॉडी, तो इनसफिशियंट ग्रोथ ऑफ बॉडी ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, क्या, ग्रोथ हार्मोन, जीएच इसको बोलते हैं। तो ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा। चौथा क्या है आपका, इनेबिलिटी ऑफ रेगुलेट्स ब्लड शुगर। ब्लड शुगर को कौन कंट्रोल करता है, तो इसको पैनक्रियाज कंट्रोल करता है, पैनक्रियाज कंट्रोल करता है। तो जो आपका सबसे परफेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा। ऐसे इफेक्ट तो चारों को करेगा, इफेक्ट चारों को करेगा, लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन आपका सी होगा, क्योंकि वो डायरेक्ट इफेक्ट दिखा रहा है। यहाँ क्वेश्चन है डायरेक्ट इफेक्ट का, यह क्वेश्चन है आपका डायरेक्ट इफेक्ट। तो इनसफिशिएंट ग्रोथ ऑफ बॉडी, ये सबको क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है ये सारा, क्योंकि वो मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, तो इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है। डायरेक्टली आपका यही होगा ऑप्शन। उसके बाद आते हैं हम लोग 12। क्या है, द टाइम ड्यूरेशन फॉर सोइंग सीड टू the harvest of crop is critical for agriculture process. Based on the information above, select a reason why farmers prefer vegetative propagation for growing crops. Vegetative propagation क्यों, तो farmers को क्या है, देखो और क्या बोल रहा है कि क्रिटिकल है, टाइम ड्यूरेशन जो है वो क्रिटिकल होता है। अब और आज के डेट में भी ग्लोबल वार्मिंग इतना बढ़ रहा है कि दिक्कत और भी है, तो जितना जल्दी हो सके। तो मेन इसका जो ऑप्शन हो, सबसे बेस्ट ऑप्शन हो, प्लांट ग्रोन बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन बियर्स फूड फ्रूट्स अर्लियर, तुरंत कर देते हैं। तो इसलिए आप वो जो फार्मर्स है वो आपका क्या यूज करेंगे, आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन यूज करेंगे, ताकि जो फ्रूट्स है जल्दी ही बियर हो सके, जल्दी ही कल्टीवेशन खत्म हो जाए। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, द सर्किट बिलो कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल रजिस्टर्स। अब इसमें एक सर्किट है जिसमें क्या है आपका वेरिएबल रजिस्टर लगाया हुआ है। वेरिएबल रजिस्टर क्या होता है, जिससे हम लोग अपने हिसाब से रजिस्टर को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो connected with series of 2000 register, the variable register can be adjusted to any value 0 to 4000। अब 0 से 4000 में कुछ भी चेंज कर सकते हैं इसका रजिस्टर। पूछ रहा है, as the resistance of the variable register is changed, what is the smallest possible reading on the voltmeter। अब स्मॉलेस्ट पॉसिबल रीडिंग यहाँ पर वोल्ट, अब ध्यान से देखो, सबसे यहाँ 12 वोल्ट का सबसे बेहतर एक ये है ऑप्शन, ये है कि अब यहाँ 12, यहाँ बोल रहा है कि सबसे कम वोल्टेज, सबसे कम। अगर यहाँ करना है सबसे कम वोल्टेज, यहाँ पर आपको पता है कि करंट जो है सीरीज में आपका आई हमेशा सेम रहता है, रेजिस्टेंस चेंज होते रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका, रेजिस्टेंस आपका दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका चेंज होते रहता है अलग अलग। तो बोल रहा है कि यहाँ पर सबसे कम कब होगा, तो सबसे कम तब होगा जब यहाँ और इधर क्या होगा, मैक्सिमम। हम लोग मैक्सिमम यूज कर लेंगे, तब यहाँ पर क्या होगा, सबसे कम होगा। तो मैक्सिमम यूज कर लेंगे, तो यहाँ पर अगर मैक्सिमम यूज करते हैं तो क्या होगा, हम लोग का 4000, इसका क्या मान लेंगे हम लोग, रेजिस्टेंस मान लेंगे, ठीक है। 4000 इसका रेजिस्टेंस मान लेंगे। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं करंट, क्योंकि करंट हम लोग को पता नहीं, तो पहले हम लोग निकालते हैं करंट। करंट क्या होता है, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। यहाँ से I क्या हो जाएगा आपका, V बाई आर हो जाएगा, ठीक है। अब R क्या है, तो सीरीज में कनेक्टेड है, तो आर एस हम लोग को निकालना पड़ेगा, R1 प्लस R2 प्लस
R3, R1 हम लोग कितना ले लिए जी 4000, क्योंकि मैक्सिमम ले रहे हैं तब ना बीच में जा ये जो यहाँ पर और यहाँ पर मैक्सिमम होगा तभी यहाँ पर मिनिमम होगा। 4000 प्लस 2000 प्लस 2000 हो जाएगा आपका 8000। यहाँ पर पुट करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट कितना है जी 12 वोल्ट। 12 वोल्ट डिवाइडेड बाय 8000, ठीक है। 4 3 जा 12 और 2 जा 8। इसको फर्दर अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो आता है आपका 0.0015, ठीक है, 0.0015। तो ये हो गया करंट, ये हो गया करंट। अब इस जगह पर आपको क्या देखना है, मिनिमम है तो यहाँ पर का वोल्टेज क्या होगा, मिनिमम डालें तो वोल्टेज क्या निकलेगा। तो V इक्वल्स टू आई हम लोग फिर से कर लेते हैं। आई कितना निकला है हम लोग का, क्योंकि करंट इसमें सीरीज में करंट आपका सेम रहता है, अलग चेंज हो ही नहीं सकता, 0.0015। और इसके अक्रॉस ये रेजिस्टेंस कितना लगाया हुआ है जी आपका, ये कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है तो 2000, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग इंटू 2000, आ जाएगा आपका जीरो। अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 टू 30 और 0 0 कैंसिल होगा, 3 वोल्ट, इसका क्या आ जाएगा आपका 3 वोल्ट। तो ये आपका क्या होगा, मिनिमम वोल्टेज होगा अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, ठीक है। तो 3 वोल्ट ऑप्शन करेक्ट है आप। और अगर अगर आप इसको जीरो लेकर के देखते हो, सोच रहे हो यहाँ पर जीरो लेकर के देखें, अगर जीरो लेकर के देखोगे तो वही ऑप्शन, वही सेम चीज यही करने के बाद जो प्रोसेस अभी की सेम सब कुछ सेम करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो 6 वोल्ट आ जाएगा, आंसर 6 वोल्ट। तो 6 वोल्ट आंसर नहीं है आपका, पूछा क्या है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल रीडिंग पूछा है, तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल रीडिंग आपका 3 वोल्ट ही होगा। चलो आगे देखते हैं 14 नंबर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन सम कंट्रीज इज 60 हर्ट्ज। किसी कंट्री में क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है आपका 60 हर्ट्ज है। 60 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज कहने का मतलब क्या हो रहा है, क्या बोलना चाह रहा है ये, 60 हर्ट्ज कहने का मतलब 60 साइकिल्स पर मिनट। क्या बोलना चाह रहा है, 60 साइकिल्स पर मिनट। 60 हर्ट्ज कहने का मतलब 60 साइकिल्स पर मिनट बोल रहे हैं, पर सेकेंड, क्योंकि इसका यूनिट दूसरा, हर्ट्ज का दूसरा यूनिट क्या है, सेकेंड भी है, पर सेकेंड, 60 साइकिल पर सेकेंड। और अगर एसी का बात करें तो एसी कुछ इस तरह से ट्रेवल करता है, एसी क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट इसको बोलते हैं। तो एक साइकिल यहां से लेकर के यहां हुआ, एक साइकिल, तो एक साइकिल में कितना बार डायरेक्शन चेंज किया, तो एक बार और एक दूसरा बार, एक ऊपर की तरफ फिर नीचे। तो एक बार में कितना साइकिल, एक साइकिल में कितना डायरेक्शन, कितना बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो 2 बार। तो 60 साइकिल में कितना बार डायरेक्शन चेंज करे, तो 2 इंटू 60 इजिकल्स टू आपका हो जाएगा 120, ठीक है। तो आपका क्या होगा, द करंट चेंजेस डायरेक्शन 120 टाइम इन अ सेकेंड, पर सेकेंड कितना बार चेंज कर रहा है आपका 120, क्योंकि 60 हर्ट्ज करने का मतलब 60 साइकिल्स पर सेकेंड। चलो अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है, रमन wants to draw a graph to show how resistivity of wire changes with length of wire। अब हम लोग रेजिस्टिविटी अगर हम देखें, पढ़े हैं, अगर आप पढ़े हो अच्छा से, तो रेजिस्टिविटी को हम लोग देखें तो रेजिस्टिविटी जो होता है मेटल का होता है, और कोई मेटल जो मेटल या फिर कोई भी मटेरियल, मेटल जरूरी नहीं, कोई भी मटेरियल, और जो रेजिस्टिविटी होता है वो आपका कांस्टेंट टर्म होता है, किसी ना लेंथ ब्रेथ किसी चीज से वो डिपेंड नहीं करते, किसी भी चीज से डिपेंड नहीं करते। तो अगर हम लेंथ ऑफ वायर भी बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टिविटी जो रो है वो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो फर्क नहीं पड़ने वाला है कहने का मतलब आपका जो लेंथ है उससे कोई फर्क नहीं पड़े, तो हम लोग कांस्टेंट, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो, क्योंकि लेंथ कितना भी है, इधर क्या कर रहे हैं हम लोग, लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं, कितना भी इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं है। अगर चेंज आता तो कुछ इस तरह से ग्राफ दिखता है, लेकिन रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो कोई चेंज नहीं है मतलब पैरेलल टू द, ये ग्राफ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगा, ठीक है, कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 16 नंबर देखते हैं, विच सर्किट शोज द करेक्ट एंड सेफ पोजीशन फॉर द फ्यूजन स्विच। तो करेक्ट और सेफ जो है आपका, वो स्विच और फ्यूज का, वो लाइव वायर में कनेक्शन, लाइव वायर में कनेक्शन ही होता है। अब लाइव वायर में कनेक्शन सेफ क्यों माना जाता है, क्योंकि देखो जब भी कट, मान के चलो स्विच अगर ऑफ ऑफ करते हो, या गलती से फ्यूज उड़ जाता है, तो भी ये वायर में क्या है, इधर इधर ये जो वायर है, ये लाइव वायर जो,
इसी में करंट रहता तो ये करंट ही आपका ब्रेक डाउन हो जाता। अगर आप न्यूट्रल की तरफ इधर स्विच विच करोगे, इधर करोगे स्विच विच, ठीक है, स्विच ऑफ भी कर रहे हो लेकिन इस पार्ट में आपका क्या कर रहा है, कनेक्शन आपका चल रहा है, अभी भी चल रहा है, तो वो कनेक्शन क्या करेगा, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस उसको थोड़ा मोटा डैमेज करेगा ही करेगा। ठीक है, अगर इस पार्ट में अगर फ्यूज वूज उड़ भी जाता है, फ्यूज उड़ भी जाता है, तो इस पार्ट जो लाइव वायर, मेन वायर तो आपका लाइव वायर ही होता है, जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है जिसमें हाई पोटेंशियल होता है, तो इसको कोई टच वच भी करेगा तो उसको शॉक लग सकता है। तो इसलिए आपका जो फ्यूज है और जो स्विच है वो कहाँ लगाया जाता है, आपका लाइव वायर में ही आता है। तो सेफ पोजीशन आपका ए वाला ही दिख रहा है, तो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं 17 नंबर, ये असर्शन और रीजन टाइप का है, असर्शन रीजन। चलो 20 बोलता क्या है 17 नंबर से शुरू, 17 to 20 आपका असर्शन रीजन क्या है कि assertion a whitewashed wall develops a coating of calcium carbonate after few days। हाँ ठीक है, सही बोल रहा है कि कुछ दिन में क्या होता है, कार्बोनेट का एक कोटिंग लगा देता है जिसके कारण वो थोड़ा सा शाइनी चमकने भी लगता है, थोड़ा सा शाइन करने लगता है। तो व्हाइट वाश क्या है, CaOH हॉल्ट 2 क्या रिएक्ट करता है, किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है प्लस H2 आपका रिलीज करता है। तो ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट, इसके कारण शाइनी भी दिखता है, थोड़ा सा वाल दिखता भी है। तो पहला तो सही है, सर्सन इज राइट। दूसरा रीजन क्या बोलता है, कैल्शियम ऑक्साइड ऑन द वॉल रिएक्ट स्लोली। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे रिएक्शन में, तो कैल्शियम ऑक्साइड नहीं, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है, तो दूसरा ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो पहला का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। फिर से आगे जाते हैं हम लोग 18 नंबर, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, assertion offspring produced by sexual reproduction show variation। ऑब्वियसली ऑफस्प्रिंग जो है प्रोड्यूस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, वेरिएशन तो शो करता ही है, उसमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशन तो दिखता ही है, जैसे हेयर कलर में दिख जाता है, हेयर कलर, आई कलर, ईयर लोब्स, ये सब में आपको दिखता ही दिखता है, तो वेरिएशन तो थोड़ा थोड़ा है, तो ये तो राइट दिख रहा है। Each offspring produced by sexual reproduction inherit all the genes from each parent। तो बोल रहा ऑल द जीन्स, नहीं 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 नहीं, ये तो गड़बड़ है ना, ऑल जीन्स नहीं होता है, सारा का सारा नहीं। अब देखो एक पेरेंट में क्या है, 46 क्रोमोजोम है, ठीक है, तो ऑफस्प्रिंग को कितना जाता है, 23 ही तो जाता है। ये अगर मेल पेरेंट का है तो मेल पेरेंट से 23 आया, और फीमेल पेरेंट का जो 46 है उससे 23 आया, तो 23 मेल का होता है, 23 फीमेल का होता है, मतलब कुछ आपका मेल पेरेंट का होता है, कुछ फीमेल पेरेंट का होता है, दोनों का नहीं होता है। तो दोनों का नहीं होता है, दोनों का पूरा पूरी नहीं होता है, इसका मतलब ये वाला तो क्या हो रहा है, ऑप्शन आपका थोड़ा सा गलत शो कर रहा है, गलत है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, कैपिलरीज हैव वॉल्स दैट आर जस्ट वन सेल थिक। कैपिलरीज होता है, वॉल्स वो एक सेल थिक होता है, मतलब सेल का अगर हम लोग थिकनेस देखें तो 2 to 3 नैनोमीटर के, माइक्रोमीटर या नैनोमीटर के आसपास होता है, और सेल, वन सेल मतलब 4 to 5 होता है, ठीक है, ये 4 to 5। तो ये जो वन सेल थिक का बात हो रहा है, तो ये तो बिल्कुल सही है, लग रहा है क्या सही, क्योंकि कैपिलरीज में क्या होना है, आपका डिफ्यूजन होना है, कैपिलरीज में क्या होना है, आपका डिफ्यूजन होना है। और अगर ज्यादा मोटा हो गया, जो वेसल है कैपिलरी ज्यादा मोटा हो गया, थोड़ा सा थिक ज्यादा हो गया, तो वहां से डिफ्यूजन होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर डिफ्यूजन हो रहा है क्योंकि सेल्स और कैपिलरीज के बीच में डिफ्यूजन के थ्रू इधर उधर ट्रांसफर होता है, अब जो भी न्यूट्रिएंट्स है या एक्सक्रीटरी एक्सक्रीशन के लिए जो भी पार्ट है वो सब। तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स टेक्स प्लेस अक्रॉस द कैपिलरीज। अगला जो ऑप्शन होता है वो बोल रहा था, हाँ सही बात है, जो मटेरियल है कैपिलरी से ही होता है, सराउंडिंग सेल्स और कैपिलरी से होता है, तो यहाँ पर दोनों राइट है, और ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो 19 हो जाएगा आपका ए, ठीक है। तो बच्चों देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 20 सेक्शन का। इसमें देखते हैं पहला क्या है, एक स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल से प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर हम लोग प्लेस करेंगे तो कोई भी फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करेगा। मैग्नेटिक चार्ज पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक्सपीरियंस ऑफ स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल। तो अगर चार्ज पार्टिकल आपका स्टेशनरी है, छुपा छुपा मतलब रुका हुआ, चार्ज पार्टिकल क्या है, स्टेशनरी मतलब मूव नहीं कर रहा पार्टिकल, करंट, चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी है, कहने का मतलब क्या, करंट का फ्लो हो ही नहीं रहा है, ठीक है।
अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, तभी करंट फ्लो करता है। तो विदाउट करंट मैग्नेटिक फील्ड में कोई फोर्स होगा ही नहीं। लेकिन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एक्सपीरियंस फोर्स का, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा है स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल डज नॉट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। बात तो सही है, स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल जो रुका हुआ चार्ज पार्टिकल है या पॉजिटिव, तो रुका हुआ चार्ज पार्टिकल कभी भी आपका मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट नहीं करेगा। तो ये बिल्कुल सही है। तो पहला क्या हो जाएगा गलत, दूसरा सही है। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, आपका ये हो जाएगा डी आंसर। ठीक है बच्चों, तो सेक्शन ए कंप्लीट करते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग सेक्शन बी, सेक्शन सी देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।